लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाह करें। हमें आज के नताइज के हवाले से बताया जो दूसरा ये जो आलमी सतह पर मिडिल ईस्ट में जो सूरत पैदा हुई है और हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया है, उसके बाद जो एक सूरत हाल है और ये भी सुनने को मिला है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो आप जैसे जो आलमी मजहबी रहनुमा हैं इनको अपनी हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए और ये जो सूरत हाल है सारी इसको किस नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हर 5 साल के बाद पूरे मुल्क में अवामी सतह पर रुकन साजी करती है और रुकन साजी के लिए बाकायदा हम 4-5 महीने देते हैं। इस दफ़ा तो हमने बहुत कम वक्त दिया, कोई 2.5 महीने हमने दिए। हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं मौलाना अताउल हक दरवेश साहब जी, उसके बाद फिर तंजीम साजी शुरू हुई और आज उस तंजीम साजी का आखिरी मरहला था। मरकज़ी सतह के इंतखाबात हुए, यहाँ पर भी जो फ़ैसले हुए वो बिला मुकाबला हुए और अमीर और जनरल सेक्रेटरी जो है उनका इंतखाब बिला मुकाबला हो गया जी। तो नई ज़िम्मेदारियों के साथ हम पहली मरतबा पेशावर के सहाफ़ी साथियों के साथ बाहम गुफ्तगू हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अरब ममालिक को इस बात पर गौर करना होगा कि इसराइल अरब दुनिया और पूरे खलीज तक अपनी जंग को वसअत देना चाहता है। अब मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं रहा। इस वक्त अगर अरब दुनिया खामोश रहती है और वो अमली तौर पर एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम नहीं बनाती तो ये आग पूरे अरब दुनिया को लपेट में ले सकती है। इसलिए सबको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, बाहमी राबतों की तरफ हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, मेरे ख़्याल में पहली मरतबा पाकिस्तान ने कुछ इस हवाले से अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है कि हम भी ज़िंदा हैं और बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करें तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। इसके लिए सबको मुनज़्ज़म होना होगा। हसन नसरुल्लाह जो है ये एक दूसरी बड़ी कुर्बानी है इस्माइल हनिया के बाद और एक बहुत बड़ा एक टारगेट है जो इसराइल ने अचीव किया है और जिससे यकीनन आसाबी तौर पर उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। तो हमें अपने हौसले हारने नहीं चाहिए, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना है। जिहाद जारी रहेगा और मस्जिद अक़सा की आज़ादी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जिहाद जारी रहेगा। मौलाना साहब, ये जो आईनी तरमीम का इशू चल पड़ा है तकरीबन 1 महीने को है और अभी तक मसला हल भी नहीं हुआ। हुकूमत भी आपसे राब्ते में है, अपोजिशन की जो बड़ी जमात है तहरीर साहब वो भी आपके साथ राब्ते में है और दोनों का दावा है कि मौलाना साहब हमारे साथ हैं। तो आप ज़रा वाज़ेह करते किसके साथ? ये आपकी सहाफ़ती दुनिया की कमज़ोरी है। आप यरगमाल हो जाते हैं हमेशा सियासत में 2 पार्टियों के बीच में। थोड़ा आप ज़रा इन दो पार्टियों और 2 तरफ के यरगमाल से बाहर निकलें और ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में कोई और भी है। तो जमीयत उलमा ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम 1000 धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं।
اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے، اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا، جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے، بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے، 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے، تو پھر مارشل لاء اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لاء لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ PTI بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے، تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے۔ مولانا صاحب، یہ جو تاثر کا مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے، یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ واقعی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں۔ نہیں، ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کہاں سمجھیں گے۔ بالکل مسودات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے جی۔ حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں، بہت مختصر سے، تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا، اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا جی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو، اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دو ایشو تھے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، جو صوبے کے حقوق کے جو مسئلے ہے، اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کتنے سنجیدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان،
चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मासूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के उस्मानज़ई कबीले के लोग मेरे पास आए हैं। कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम अज़ कम मेरे पास बराह रास्त ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए, उनके दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख़्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम। और यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं। इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है। मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए। तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही। आज पेशावर में एक सेमिनार हुआ है फाटा मर्जर के हवाले से और कबाइल के मसाइल के हवाले से, और सारे वो लोग थे जिन्होंने फाटा मर्जर का फैसला किया। शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो भी उसमें शरीक थे, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के जितने भी डेमोक्रेट्स थे वो आज सारे मिल बैठे थे और उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि फाटा के अवाम के साथ जो वादे हुए हैं वो उन्होंने किए जाए। या आईनी तरमीम में कबायली इलाकों के मसाइल और रिसोर्सेज और ये जो मर्जर की खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और वो सारा पस मंज़र उनको मालूम था। खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब ये तरमीम अभी नहीं हुई थी। तो 25 मुतालबात में से 4 मुतालबात जो हमारे थे जिस पर हमें इख्तिलाफ़ था, उससे वो विड्रा हो गए थे। विड्रा होने के बाद कहाँ से हुक्म आया? ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट। ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि जी अमेरिका का दबाव है, जी अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है। वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएँ रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है?
गोली मारेंगे तो वो 10 गोली खाएंगे। आज से हम इनकलाब शुरू करेंगे। बाकायदा इनकलाब का ऐलान किया कि मैं इनकलाब लाऊंगा। आप एक सीनियर वैसे एक सीनियर सियासतदान, आप इस ऐलान को किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में मैं तो हजरत मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म के मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? मौलाना साहब, इस वक्त जो दो सूबों में एक जंगी सूरत नज़र आई, एक वज़ीर आला जाता है दूसरे सूबे में, वहाँ से रोका जाता है, शेख चैलेंज होती है, तो दो सूबों को लड़ाई की तरफ धकेलने का एक अमल है, उसको आप किस तरह देखते हैं और मशवरा देंगे, तनकीद करेंगे, क्या करेंगे? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएँ जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लब लहजा, ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आप कभी हुकूमत से कुछ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के ज़रिए या अपने तौर पर कुछ इख्तलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क में जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं? हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन व कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज़ के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना साहब, ये कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे। उसके बाद फिर इस बात के क्या बगावना चाहिए? हजरत, आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बात, सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। अगर कल को हुकूमत JY की आती है, मरकज़ियत में हुकूमत आती है आप लोग की, तो क्या IMF से फिर भी बात होगी हुकूमत की? मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई
और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे। हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी जी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। मौलाना साहब, एक तो उम्मत मुस्लिमा नफाक का शिकार है और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की तरजीहात है वो कुछ और है और हमारी सियासी जमातों की तरजीहात भी कुछ और है। ये जो हमारा सूबा क्वाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगे अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करें? फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने एक हफ़्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं। मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर, और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, लक्की मरवत में, टांक में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद का एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए हम खुद जो है वो पहल करेंगे। सर ये बताएं कि जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, तो अमीर मकाम ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इसकी हमायत करेंगे आप लोग? अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। मेहरबानी।